मित्रों, आपके बीच में स्वदेशी इस देश में आए, फले फूले, आगे बढ़े, इसलिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ। अमर शहीद श्री राजीव दीक्षित के आप सब अनुयायी हैं और मैं भी उन्हें मानता हूँ। आवश्यक है कि वो जो कार्य छोड़ के गए उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाने के लिए इस देश में स्वदेशी को मात्र साबुन, तेल और वस्त्र तक सीमित नहीं रखते हुए हमें उसे हाईटेक आइटम तक लेके जाने की ज़रूरत है। हाईटेक आइटम यानी कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स मशीनें जो इस दुनिया में चलती हैं, उसके एक एक पुर्जे से लेकर सब कुछ हमारे देश में बनना चाहिए। एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, एरोप्लेन, कठिन से कठिन हथियार और इस तरह के जो कुछ संभव है वो सारी चीज़ें हमें अपने पर बनाने आनी चाहिए और उसके लिए हमें किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण करना पहले आवश्यक है। अगर हमने ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया तो ये मात्र एक कल्पना, एक सपना रह जाएगी कि ये चीज़ हम कभी कर भी पाएंगे। तो ऐसी क्या समस्या है इस व्यवस्था में जो हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे? हम 200 सालों से इसका प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वही लोटेक आइटम पर टिके हैं। हम उसी में संघर्ष करते हैं, कभी थोड़ा ऊपर आते हैं, कभी थोड़ा नीचे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाईटेक आइटम को लेकर हम आगे बढ़ें और टिके हों। अगर आगे भी बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जाकर फंस गए, रुक गए और फिर इस व्यवस्था ने उस पूरे उद्योग को खा गई। तो क्या है ये व्यवस्था? ये एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है जिसकी शक्ति बहुत कम लोगों के हाथ में है और वो शक्ति का विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होता और जनता के हाथ में वो शक्ति सीधी नहीं आती, तब तक हम चाहकर भी इस देश में स्वदेशी नहीं ला पाएंगे। तो अब किसके पास है ये सत्ता? क्या है ये व्यवस्था जिस व्यवस्था को हमें बदलने की आवश्यकता है? इस व्यवस्था में सत्ता जो है वो जज, नेता, मीडिया और अधिकारियों तक सीमित है। अगर इनके पास जो अधिकार है वो जब तक हमारे पास नहीं आएंगे या फिर इनके पास जो अधिकार है उसके समान अधिकार हमें नहीं मिल जाते, तब तक इस देश में हम स्वदेशी को ला नहीं पाएंगे, टिका नहीं पाएंगे और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तथाकथित आज़ादी आई, आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार आए ऐसा हमें कहा गया, लेकिन अधिकार कानूनों के साथ बदलते हैं। कानून बिल्कुल भी जनता के फेवर में नहीं आए। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को मापने के कुछ मापदंड होते हैं और वो मापदंड पर अगर जो कुछ हम मांगते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं और उतने अनुपात में मिलती हैं जितने हम समझ रहे हैं या आवश्यक है, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर लोकतंत्र आया है। भय, अधिकार और शक्ति का संतुलन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात का मापदंड है कि हमें आज़ादी मिली है या नहीं मिली है। ये मेरी समझ है। आपकी समझ में कुछ अधिक भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, पर मैं अपनी समझ आपको बताता हूँ। सबसे पहले भय। तो क्या नेता, जज, अधिकारी, पुलिस, इनसे बातें करते हुए, अपनी बात उनके सामने रखते हुए, अपना अधिकार उनसे मांगते हुए आपके मन में कोई भय आता है? आपको ऐसा लगता है, इस बात पे संशय होता है कि आपका काम नहीं होगा, जो आपका अधिकार है, आप उससे जो मांग रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा? अगर इस प्रकार का भय आपके मन में है तो निश्चित ही ये लोकतंत्र नहीं है, या लोकतंत्र में उतना अधिकार आपके पास नहीं है। फिर दूसरा आता है शक्ति का संतुलन, कि जितनी शक्ति मेरे पास है क्या उतनी शक्ति मेरे पास अर्थात जनता के पास, तो जितनी शक्ति क्या मेरे पास है, जनता के पास है, क्या उतनी शक्ति उनके पास है? क्या उनका जो शक्ति का लेवल है वो हाई नहीं है? क्या वो हमसे ऊपर नहीं है? तो वहाँ पर जज, अधिकारी, नेता इनकी और मीडिया, इनकी शक्ति से जो ये कार्य करना चाहते हैं और जिस तेज़ी से करना चाहते हैं उसमें हम कितना हस्तक्षेप कर पाते हैं, और वो हस्तक्षेप करके क्या हम उनके निर्णयों को बदल पाते हैं, या फिर उल्टा है? और बिल्कुल उल्टा ही है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं और हम ज़्यादातर उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। हम उनके सारे निर्णयों को मानते हैं, पर हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो हमारे निर्णय को माने। यहाँ तक हमारे पास ये भी अधिकार नहीं है कि अगर कोई इस देश में इस निर्णय लिया जा रहा है, कोई अधिकार का बंटवारा हो रहा है, तो उस अधिकार के बंटवारे में
हम अपना मत भी दे सकें। हमारे पास आधिकारिक रूप से अपना मत देने का भी अधिकार नहीं है। आज जब मैं कहता हूँ कि आधिकारिक रूप से, तो मैं कहता हूँ, मेरे कहने का अर्थ है कानूनी रूप से। क्या जनता किसी भी मुद्दे पर आकर कानूनी रूप से अपना मत दे सकती है? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? क्या ऐसा कोई कानून है जहाँ पर जनता अपनी बातें आकर, अपना मत आकर स्पष्ट रूप से दे सके, और वो कानून के रूप में हो, और नेता, जज, अधिकारी और मीडिया, यानी वो शक्तियाँ जो इस देश को संचालित करती हैं, वे हमारी बात को उसी तरह माने, उसी तेज़ी से माने जिस तरह हम उनकी बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं है, अगर हमारे पास ये शक्ति नहीं है, तो ना शक्ति का संतुलन है, ना अधिकार है, मात्र है तो भय है। और अगर हमारे पास भय है तो हम कुछ नया नहीं कर सकते। इस देश में अगर हमें स्वदेशी लाना है तो हमें कुछ नया करना है, और अगर नया करना है तो मन और बुद्धि दोनों भयमुक्त होनी चाहिए। और मन और बुद्धि को भयमुक्त करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है जहाँ पर अधिकारीगण, यानी जहाँ पर शक्ति है, जज, नेता, अधिकारी और मीडिया, उन्हें हमसे उतना ही भय लगना चाहिए जितना भय हमें उनसे लगता है। उन्हें हमारे प्रति गलत करते हुए उतना ही उनके मन में भय आना चाहिए जितना हमें गलत करते हुए लगता है। उनकी और हमारी शक्ति के बीच में संतुलन होना चाहिए। जितनी शक्ति हमारे पास है और उतनी शक्ति उनके पास होनी चाहिए। जिस तेज़ी से वो अपनी शक्ति का आजमाइश हमारे पे कर सकते हैं, उतनी ही तेज़ी से हम अपनी शक्ति का आजमाइश उन पे कर सकें। और अधिकार, जल, जंगल, ज़मीन, स्पेक्ट्रम, खनिज पदार्थ जितने भी हैं, उन पर जितना अधिकार उनका है, वे जिस तरह उसे बांटना चाहते हैं, उसी प्रकार हम उसमें हस्तक्षेप करके उसे अपने हिसाब से बांट सकें। क्या ये अधिकार हमारे पास है? इसी की लड़ाई पिछले सदियों से चल रही है, पर 200 साल से अधिक चल रही है। जब तक हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे जिसमें जल, जंगल, ज़मीन, खनिज, स्पेक्ट्रम इत्यादि इत्यादि पर उसका जो बंटवारा करना है, उसमें जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार हमारा हो, तब तक इस देश में स्वदेशी व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा। और अगर स्वदेशी व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाता है तो इस देश में हम स्वदेशी चाह कर भी नहीं ला पाएंगे। ना स्वदेशी आएगा, ना टिकेगा, ना फले फूलेगा। जितना स्वदेशी इस समय हम जिसके लिए नेटवर्किंग करके इस देश में स्वदेशी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लो टेक आइटम यानी साबुन, तेल और खनिज इत्यादि, बस उसी पर वो हमारी आज़ादी है। और यही अगर हमारी आज़ादी है तो इस आज़ादी को नामंजूर करना होगा और इस व्यवस्था में अपना भाग बढ़ाना होगा। और इसे बढ़ाने के लिए हमें मात्र सिर्फ कहना नहीं है, इसका कानूनीकरण करना आवश्यक है। इस देश में पार्टियां ये कहती हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा है और एक परिवार है। लेकिन देश के लोगों को देश की संपत्ति में, राष्ट्रीय संपत्ति में उसका जो भी उपयोग आप कर रहे हैं उसका मत देने का अधिकार तक नहीं है उसमें। अगर देश के लोगों को अपना परिवार नहीं बना सके तो दुनिया को क्या बनाएंगे? इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवार तो वही विदेशी कंपनियां हमेशा से रही हैं और आज भी हैं, और वही इसको लूट रही हैं। तो आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों का कानूनीकरण करें और ऐसे कानूनों की मांग करें जिस कानून में हम जो मत व्यक्त करें वे उसी तरह उन पर बाध्यकारी हों जिस प्रकार वो हमारे पे बाध्यकारी हैं। हमारे दिए हुए सुझाव किसी एक जगह पर इकट्ठे हों ब्लैक एंड वाइट में, यानी हाँ या ना में। ज़रूरी नहीं है, इस देश में करोड़ों लोग हैं और एक विषय पर वो करोड़ों मत दे सकते हैं, पर सरकार जो है वो जनता के हर एक मत को नहीं ले सकती। तो जनता अपना मत मात्र हाँ या ना में दे और हाँ या ना में दिया हुए मत को कानूनीकरण हो, उसे रजिस्टर किया जाए, उसे एक जगह पर रखा जाए और ये सब एक कानून के माध्यम से प्रस्तावित करना आवश्यक है। मैं आपके बीच में आया था स्वदेशी के बारे में चर्चा करने के लिए, पर स्वदेशी पर इस समय एक बहुत बड़ा खतरा आया है
और वो खतरा है लॉकडाउन। लॉकडाउन ने इस देश के छोटे मझले व्यापारों के ऊपर ऐसा हमला किया है कि इनका उठ पाना अब काफ़ी कठिन है। जितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा उतने दिन में छोटे धंधे, व्यापारी, फैक्ट्रियाँ, ये सब की ये स्थिति हो सकती है कि वो दोबारा शायद कभी चालू ना हो। इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और इस पर जो अज्ञान है वो दूर होना चाहिए। सरकार को इस पर जनता का मत लेना चाहिए और वो मत कानूनी रूप से होना चाहिए। अब उसका कानूनीकरण हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे मन में कोरोना का भय निकले। जो कोरोना का भय है वो हमारे अज्ञान से है और उस अज्ञान को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें अभी समझाऊंगा। मित्रों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक हमारे सामने उसे बताया जा रहा है। आप सब कार्यकर्ता हैं, आपने कई जगह पर कई चीज़ों को पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये उस सामान्य जनता के लिए है जो आज भी मीडिया के बनाए हुए इस कोरोना वायरस से घबराई हुई है। मीडिया ने किस प्रकार लोगों के मन में भय डाला है, उस भय को हम सिर्फ ज्ञान से हटा सकते हैं। भय अज्ञान के कारण आता है और अज्ञान ज्ञान से भागेगा। तो जो चीज़ें आपको पता हैं, आप पहले से जानते हैं, उन्हीं चीज़ों को जनता को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरफ हम लोग देखेंगे कि किस तरफ वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो उसके बारे में सब कुछ थोड़े में दिया हुआ है और यहाँ पर जो कुछ है वो लॉकडाउन के बारे में है। ठीक है, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा खतरनाक है उसे हमको देख के समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि कोई बीमारी, कोई वायरस कितना खतरनाक है, इसका मापदंड होने वाली मृत्यु से होता है कि कितनी ज़्यादा लोग इस वायरस से मर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूएस और यूके, इन दो देशों के में जो मौतें हुई हैं उनके वेबसाइट्स पर इसके आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। हमारे देश में ऐसे कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए हमारे देश में इस बारे में कोई कैलकुलेशन करके देना संभव नहीं है। अब क्यों उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए हैं ये आप समझ सकते हैं। यूएस और यूके के वेबसाइट पर देखा गया कि पिछले 5 साल में जो वहाँ पर औसत मौतें हुई हैं उसको कैलकुलेट करके एक आंकड़ा निकाला गया। यानी 5 साल में, ये 2020 चल रहा है और इसके पीछे के 5 साल के मौतों का आंकड़ा आप निकालिए और उसे निकाल कर उसका औसत जब आप निकालते हैं एवरेज, तो 5 साल में कितने लोग मरे हैं ये आपको मालूम पड़ता है। ये उन्हीं दिनों के बीच की बात है जिन दिनों में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी। तो उस समय में जितने लोग मरे पिछले 5 साल में उसका आंकड़ा हमने निकाला और उसकी तुलना की 2020 में, उन्हीं तारीखों के बीच में, उन्हीं हफ्तों के बीच में, उन्हीं समय के दौरान जिस समय पर कोरोना सबसे ज़्यादा कहर बरपा रहा था यूएस और यूके में। तो जब हमने तुलना करके देखी तो मात्र हमको ये मिलता है कि यूके में 50,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं और अमेरिका में 80,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं। यानी पिछले 5 सालों के औसत में जो लोग मरे उसके तुलना में इस साल यूके में मात्र 50,000 लोग अधिक मरे हैं और यूएसए में 80,000 अधिक मरे हैं, जो कि बिल्कुल भी बड़ा आंकड़ा नहीं है। यानी जितने हर साल मरते हैं उतने ही मरे हैं, मात्र 50,000 अधिक यूके में और यूएसए में 80,000 अधिक। तो ये एवरेज डेथ हमको ये चीज़ बताती है। अब आईसीएमआर ने टेस्टिंग किया था मुंबई के धारावी में, जहाँ पर सबसे कड़क लॉकडाउन लगा था, जहाँ मिलिट्री भी थी। वहाँ पर सबसे कड़क लॉकडाउन में आईसीएमआर ने एंटीबॉडी टेस्ट की धारावी के लोगों में। धारावी एक झोपड़पट्टी का एरिया है मुंबई में, और वहाँ टेस्टिंग में ये पाया गया कि जिनकी भी टेस्टिंग हुई उनमें से 30 से 50% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी आ गई थी। यानी उनके रक्त में वो सेल आ गए थे जिसके माध्यम से कोरोना को मारा जा सकता है। उनको ना सर्दी हुई, ना जुकाम हुआ, ना बुखार हुआ, किसी भी तरह का सिम्टम नहीं आया। अगर उनके पर कोई सिम्टम नहीं आया और फिर भी उनके शरीर में एंटीबॉडी आ गई, इसका अर्थ ये है कि वो वायरस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और कड़क लॉकडाउन के रहते हुए भी वो फैला। इसका मतलब लॉकडाउन उस वायरस को नहीं रोक पाया। इस एक ऐसी जगह पे जहाँ पर
6 लाख की संख्या है, और जहाँ पर सबसे कड़क लॉकडाउन लगा, बहुत ही सख्ती से नियम के पालन किए गए, लेकिन वहाँ पर भी हमने पाया कि वायरस फैला और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत लोगों के रक्त में वो वायरस मिला। अगर ये रक्त में वायरस उसका एंटीबॉडी मिली, अगर एंटीबॉडी मिली, इसका मतलब वायरस उनको इफ़ेक्ट करता है, यानी लॉकडाउन उस चीज़ को, वायरस के संक्रमण को रोकने में असमर्थ है। ये मेरी समझ में आता है। आप क्या समझते हैं आप समझिए, मैं सिर्फ मेरी जो समझ है और जानकारी है ये आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। फिर एक चीज़ है, हम जिसे जानते हैं पर लोगों का जानना ज़रूरी है, और कहीं कहीं पर मीडिया ने इसे दरकिनार कर दिया कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कई वायरस को जानने वाले देश विदेश के वो ये कहते हैं कि अगर 40 से 60% जनता के बीच में वायरस फैल जाए तो वायरस की शक्ति जो रहती है वो नहीं के बराबर हो जाती है और वो लोगों को मारने में असमर्थ हो जाता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी वायरस के फैलने से आई हुई इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी वायरस के फैलने से ही कुछ रोग प्रतिकारक शक्ति आ जाती है और वो जनता के बीच में 40 से 60%, 70% लोगों में अगर फैल जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फैल चुका है, तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता और उससे ज़्यादा मौतें नहीं होती। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा हो हल्ला क्यों और कैसे? तो इसके 2 कारण हैं मेरे जो समझ में आते हैं। सबसे बड़ा ये RT-PCR टेस्ट, जिस टेस्ट से इस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि कोई आदमी पॉजिटिव है, कोई आदमी नेगेटिव है, इसका तो बड़ा मखौल उड़ा है इंटरनेट पर, बहुत मजाक हुआ है, आप सब इसको जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, जो गंभीर बात है, वो ये बताने वाली है कि कैली म्यूरिस जिस साइंटिस्ट ने इस PCR टेस्ट को इन्वेंट किया था, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि ये मात्र वायरस के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए है, न कि कोई पेशेंट को ये वायरस ने इफ़ेक्ट किया है या नहीं किया है उसके लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये मैसेज दिया था, कैली म्यूरिस ने, जिसने इसको बनाया था। 1985 में इसको बनाया, कुछ दिन पहले उनकी मौत हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1-2 साल पहले। और उनके साथ के साइंटिस्ट आज भी ये बात बोलते हैं कि ये RT-PCR टेस्ट वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ज़्यादा है, न कि इस वायरस का इफ़ेक्ट किसी पे हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव निकालने के लिए। उसमें हाई चांस है कि ये गलत रिजल्ट देगा, और ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही है। सही है गलत है मैं नहीं जानता, मैं नहीं कहता कि कोई भी चीज़ प्रामाणिक तौर से मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ से स्टैंप लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ कि आप भी सुन रहे होंगे कि कहीं पर भी किसी भी टेस्ट को आप कुछ पैसे दीजिए, पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट के मैकेनिज्म में तकलीफ है। जो इस बनाने वाले ने भी कहा, आज के भी कुछ साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही, ये सारी बातों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपाया है, और या तो फिर इसमें अर्ध सत्य बोला है। तो एक बात यह हो गई कि ये इसका पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव का खेल इसमें चलता है, ऐसा सुनने में स्पष्ट आ रहा है। फिर उसके बाद में एक बड़ी विनोद की बात है, तंजानिया के राजा ने अपने तरफ से, वो रसायन शास्त्र के जानकार हैं, उन्होंने अपने तरफ से इस RT-PCR टेस्ट को बकरे पर किया, आम पर किया और कई फलों पे किया। उनका आप सब ने देखा है कि उनका वीडियो YouTube पर है, और उस YouTube के वीडियो पे हमको ये पता चलता है कि ऐसे कई जानवर और फल पर उन्होंने टेस्टिंग करके ये पाया कि सबको इस RT-PCR टेस्ट से पॉजिटिव पाया गया। तो कोरोना बकरे में भी फैल रहा है और फलों में भी फैल रहा है, और ये कैसे फैल रहा है ये टेस्ट जाने, और जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग जाने। ये वायरस बहुत ही कम फैलता है, इट्स नॉट दैट कंटीजियस। ये वायरस कम फैलता है। अगर हम विकिपीडिया पे या इंटरनेट पे जानकारी लें तो हमको मिलता है कि नीचे से ये 3 या 4 नंबर पर आता है, यानी ये वायरस ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। अगर ये वायरस ज़्यादा फैलने वाला नहीं है तो उसे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मीडिया इसका बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिखा पाए। तो RT-PCR टेस्ट का क्या मीडिया ने उपयोग किया है, ऐसा मेरा संदेह है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो नहीं फैलने वाला वायरस इस RT-PCR टेस्ट के द्वारा क्या फैलाया जा रहा है, ऐसा मेरा डाउट है। हो सकता है कि ये हो सकता है ये ना हो, आप सोचिए। फिर क्या जो मौतें हो रही हैं वो लॉकडाउन से कम होंगी? वायरस है, वायरस से मृत्यु होगी, इस बात से इनकार नहीं है, पर क्या ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि
लॉकडाउन लगाने के बाद इससे मौतें जो हैं वो सीमित की जा सकेंगी या उसे कम किया जा सकेगा? हाँ, उसके फैलने के दर को कम किया जा सकता है, पर कितने दिन तक आप इसे रोक के रखेंगे? हमने धारावी के केस में देख लिया कि वहाँ पर वो फैला, यानी लॉकडाउन इसे रोकने में असक्षम सिद्ध हुआ। अब अगर आप लॉकडाउन लगा कर रखते हैं और वो लंबे समय तक चलते जाता है, तो जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स और वो पेशेंट्स जिनको वायरस हुआ है और उनका इलाज हो चुका है, क्या उनके अंदर का वायरस फैलेगा नहीं? जिस तरह से संक्रमण आज हो रहा है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का वायरस और जो ठीक हुए हैं हॉस्पिटल वगैरह में जाकर, उनके अंदर का वायरस बाद में भी फैलेगा और बाद में भी उन लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। तो हम ये कैसे मान लें कि लॉकडाउन लगा के रखने से मौतें कम होंगी? वो मौतें उतनी ही संभव मुझे लगती हैं लॉकडाउन के बगैर भी या लॉकडाउन के साथ भी जितनी आज हैं। तो लॉकडाउन नंबर ऑफ डेथ्स को कम नहीं करता। ये भी संभव है, कहीं कहीं आंकड़े मिले हैं कि जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा वहाँ पर बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आ गई, यानी वायरस फटाफट फैल गया। लोगों में फटाफट फैल जाने से उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो गया और दुष्प्रभाव कम होने की वजह से मौतें कम हुई। ये मैंने पढ़ा है कुछ जगह पे और उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। फिर भारत में इसका प्रभाव कम क्यों पड़ेगा? भारत में इसका प्रभाव कम इस कारण से पड़ सकता है क्योंकि भारत की जो औसत एज है वो सिर्फ 27 साल है। अगर हम उसी को यूएस और यूके से कंपेयर करें तो ये 38 और 40 के बीच में है, यानी कि वहाँ पर उम्रदार लोग ज़्यादा हैं। अगर उम्रदार लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मौतें होने की संभावना है। तो इस चीज़ को भी अगर हम देखें तो मौतें यहाँ पर कम होनी चाहिए। हम लोग के यहाँ जवान लोग ज़्यादा हैं, 27 साल हमारी औसत एज है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में सिर्फ 40 से 45 हज़ार तक मौतें अब तक हुई हैं और 3200 लोग हर महीने, ये पिछले साल के आंकड़े, 3200 लोग हर महीने एक्सीडेंट से मर जाते हैं। और आपने व्हाट्सएप पे और कई जगह पे आपने इस देश में कितनी मौतें होती हैं साल भर में, ये आपने कई बार देख लिया होगा। तो किस प्रकार ये वायरस इतना खतरनाक है मुझे समझ में नहीं आता। और अगर ये वायरस खतरनाक नहीं है, आपको ये सब देख के समझ में आ रहा है, जो मेरे समझ में आ रहा है, तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कौन से वैक्सीन का? जो वैक्सीन आकर हमें जीवन देगी। अगर ये वायरस ही खतरनाक नहीं है इतना, जो मेरी समझ में आ रहा है, तो फिर इस वैक्सीन की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। और वैक्सीन की अगर आवश्यकता नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वायरस कितना खतरनाक है ये हमने देख लिया, पर ये लॉकडाउन कितना खतरनाक है ज़रा इसे देखते हैं। 12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जाएंगी नहीं, जा चुकी हैं, ये स्पष्ट तौर से मालूम पड़ रहा है। ये आंकड़ा जितना है उतना ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है ये अधिक होगा, पर 12.5 करोड़ मैंने पढ़ लिया है। 12.5 करोड़ लोग की नौकरी गई है। अगर उनके परिवारों को इसमें जोड़ दिया जाए तो 3 गुना करेंगे, तो ये आंकड़ा 40 से 45 करोड़ लोगों को ऊपर सीधा प्रभाव डाल रहा है, नौकरियों के माध्यम से, धंधे के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से। कितना करेगा पता नहीं, ये आपको और हमको झेलना है। सरकार का रोल आप पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो मैंने कुछ खास बातें अभी देखी वो बताना बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि इसे ज़रा देखना चाहिए कि सरकार क्यों असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, यानी जिनके पास लक्षण नहीं है, जो पूरी तरह स्वस्थ लगते हैं, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करके, अस्पतालों को भर के और अस्पतालों के भरने के नाम पर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ढकेलना और लॉकडाउन बढ़ाना, इस नीति पर क्यों काम कर रही है ये मेरे समझ में नहीं आता। कि अगर हॉस्पिटल में ये असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी वायरस फैलाएंगे, क्योंकि वायरस तो उनके पास तब भी है, डॉर्मेंट स्टेज में है, पर है, तो ये वायरस फैलाने वाले हैं। अब वो अगर उस वायरस की उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति उस वायरस को दबा सकती है, तो क्या आवश्यकता है कि हॉस्पिटल वे भरें? और हॉस्पिटल उनसे भर जाते हैं, तो फिर जब हॉस्पिटल भरते हैं तो फिर और जनता को हम एडमिट नहीं कर सकते। इस नाम पर क्या किया जाता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है। अब ये तर्क मुझे समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताइए। एक बड़ी ही आश्चर्यजनक कहानी सुनने को मिली है। अब ये
कितनी सही होती है वो देखना पड़ेगा। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग में ये पढ़ने को मिला कि सरकार अब भाजी बेचने वालों को, किराना बेचने वालों की टेस्टिंग करने वाली है और उनको टारगेट करके टेस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से वायरस बड़ा फैलता है कि इस बात का संदेह हो रहा है। इस देश की जो बची खुची थोड़ी सी अर्थव्यवस्था है, या ये कहिए अर्थव्यवस्था तो नहीं कह सकते उसे, लोगों का भूखमरी से ना मरे इसके लिए हर आदमी अपने दुकान के बाहर सब्जी भाजी बेचने में, लगभग हर आदमी सब्जी भाजी बेच रहा है, तो वो किसी तरह अपना घर चला रहा है। अब वहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठे होना ये स्वाभाविक है, तो कुछ लोग आते हैं और वहाँ से सब्जियाँ ले जाते हैं। अब अगर उन दुकानों पर भी आघात होगा वायरस के नाम पर और टेस्टिंग के नाम पर, तो फिर वे लोग कहाँ जाएंगे? और अगर ये दुकानें भी मरी तो लोगों के भूखे मरने की नौबत भी आ जाएगी शहरों में भी, जो कि हमको समझ में आ रहा है। तो अब इसके लिए आवश्यक है कि इस लॉकडाउन को हम विरोध करें। ये लॉकडाउन मात्र लॉकडाउन नहीं है, ये स्वदेशी पर बहुत बड़ा आघात है। ये स्वदेशी पे हो रहा आघात कई कारखाने, कई दुकानें, कई धंधों को इस कंडीशन में लाके छोड़ देगा कि ये दोबारा उठ नहीं पाए। तो हमें ये चाहिए कि इस लॉकडाउन का विरोध करने के लिए हम अपने तरफ से कमर कस लें। अब हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इसका विरोध करने के लिए कानूनी अधिकार हमें सरकार ने नहीं दिया है। हम लॉकडाउन चाहते हैं या नहीं चाहते, इसको स्विफ्टली, तेज़ी से, एक साथ बताने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम अपना सुझाव भी दे सकेंगे नहीं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अपना संगठन बनाकर सरकार के पास याचना कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के समय भी किया करते थे। यही तथाकथित आज़ादी है। हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि हम अपनी ब्लैक एंड वाइट में भी इस मुद्दे पर अपना मत दे सकें और वो मत कानूनी हो। तो आवश्यक क्या है कि हम इसका कानूनीकरण तो मांगे, पर इस समय तात्कालिक रूप से स्वदेशी पे आए इस खतरे को अगर हमें टालना है, तो हमें ये चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम पोस्ट कार्ड भेजें और उस पोस्ट कार्ड में हम अपना इलेक्शन आईडी डालें, अपना पता डालें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पता डालें ऑफिस का। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी और उसके साथ में ये हैशटैग डालें, एंड लॉकडाउन टोटली। ये हैशटैग जब हम डालेंगे तो ये हैशटैग डालकर करोड़ों कार्यकर्ता और जनता सरकार के ऊपर दबाव डाल सकती है कि इस लॉकडाउन को समाप्त करे और संपूर्णतः समाप्त करे, पार्शली नहीं। अगर हम इसी तरह इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाते रहें तो हम चाहकर भी अपनी स्वदेशी ताकतों को बचा नहीं पाएंगे और समय के साथ में ये अगर ख़त्म हो गई कुछ ही दिनों में, तो हम इसे वापस खड़ा कर पाएंगे, इस पे संदेह है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी कीजिए और जितना हो सके जनता से पोस्ट कार्ड भिजवाइए। और पोस्ट कार्ड के अलावा आप अगर और भी कुछ करना चाहते हैं इस लॉकडाउन को रोकने के लिए, तो मैंने किसी चीज़ के लिए बंदिश नहीं डाली, पर कम से कम जनता के लिए बहुत आसान काम है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाकर एक पोस्ट कार्ड के ऊपर एंड लॉकडाउन टोटली डालकर अपना इलेक्शन डालते हुए सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पता उस पर डालकर इस पोस्ट कार्ड को भेजें। धन्यवाद।